ओके, सो हमने एक क्वांटिटी देखी वेपर प्रेशर। ओके, कि वेपर प्रेशर हमारा सॉल्वेंट का कैसे डाउन होता है। ओके, सॉल्यूशन का भी डाउन होता है, प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का डाउन होता है। ओके, प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में। तो अभी हमने वही तो देखा, प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब P01, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन का तो P1 प्लस P2 होगा, लेकिन P2 तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि नॉन वॉलेटाइल डाला है हमने, तो सिर्फ P1 ही होगा। तो वही है ना, P01 माइनस P1 डिक्रीज हुआ ना। डन। तो प्रेशर हमने देख लिया। दूसरी क्वांटिटी अगेन प्लेइंग फाइनल्स, तो फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं, वो भी क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक साथ देखते हैं। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, अप। ओके, आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग। ओके, तो वो अप जा रहा है। चलो, तो सबसे पहले एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट लेते ही है, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बुक के हिसाब से जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें पता ही है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। डन। ओके, चलो तो देखते हैं। The vapor pressure of a liquid increases with the increase of the temperature. टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की ही वेपर बनेगी। तो ऐसा समझो कि मेरे पास ऑलरेडी, अब इसको हम थोड़ा साइड में, अगर हमें बार बार चाहिए तो थोड़ा कम आधा कर देते हैं। ये इस शॉट के साथ मैच हो जाएगा। ओके, हाँ, बस इतना तो बहुत हो गया। ओके, अब हमें क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, हमें पता ही है कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की कंपेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वो पता है हमें। ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर मैंने एक लिक्विड भर के रखा हुआ है, ये लिक्विड भर के रखा हुआ है, तो यहाँ पर उसकी क्या होगी, वेपर भी होगी। ये वेपर है और ये वेपर लिक्विड पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, वही है वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे हम तो क्या होगा, वेपर ज्यादा बनने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर ज्यादा बनने लगेगी तो यहां पर ज्यादा वेपर होगी, और ज्यादा वेपर होगी तो ज्यादा प्रेशर होगा। वही बोल रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। डन, सिंपल है। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं, बॉइल कब होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग मतलब क्या, हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बचपन से जो सीखे हैं, जो टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वही है, अभी भी वही है। ओके, अलग नहीं है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। क्या थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं, हमने देखा कि पहले लिक्विड था, और कोई भी लिक्विड हो कंटिन्यूअसली इवापोरेशन तो होता ही रहता है, इवापोरेशन। ओके, तो वेपर तो है ही उसके ऊपर, यहां पर वेपर है। अभी हमने गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया तो वेपर क्या होगी, बढ़ेगी, ये तो हमें पता ही है। वेपर बढ़ेगी मतलब हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। स्टार्टिंग कंडीशन में, इससे पहले बोलूं, पहले P1, स्टार्टिंग कंडीशन में बोलूं वेपर प्रेशर P1 वो था मेरा सपोज 1 बार। फिर जैसे ही मैंने हीट करना शुरू किया, तो हमने बोला ना कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा। डन, तो 1 लिख दिया भाई। ऐसा समझो स्टार्टिंग में कितना है, 0.1 बार। कितना है,
0.1 बार, क्योंकि हमें तो एटमॉस्फेयर पे पहुंचाना है, एटमॉस्फेयर ही 1 बार है तो ओके। सो स्टार्टिंग प्रेशर कितना है 0.1 बार। फिर से यहां लिख देता हूं P1 इज इक्वल्स टू 0.1 बार। स्टार्टिंग में गर्मी नहीं दी है, उससे पहले ही वेपर तो होगी ही उसके ऊपर। अब हीट देना शुरू किया, गर्मी स्टार्ट हुई, हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वेपर ज्यादा बनेगी। वेपर ज्यादा बनेगी तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी लिक्विड पर, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी तो लिक्विड का वेपर प्रेशर की बात करें हम तो वो ज्यादा होगा, 0.1 से तो ज्यादा ही होगा, राइट? क्योंकि ज्यादा वेपर है तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। कितना? सपोज 0.5 बार। इससे बढ़ गया, और गर्म कर रहा हूं, और गर्म कर रहा हूं, और गर्म कर रहा हूं, तो सपोज और गर्म किया तो प्रेशर और बढ़ा 0.9 बार। ऐसे गर्म करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया, और एक पॉइंट ऐसा आया कि वेपर बन रही है, बन रही है, बन रही है, और वो जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली वो कितना हो गई, 1 बार हो गई। कितना हो गई? 1 बार। जैसे ही 1 बार हो गई, एक्चुअल केस में तो 1 बार से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 1 बार तो अभी भी है हमारे सर पर। पूरा एटमॉस्फेयर जहां से स्टार्ट होता है स्पेस में, जहां पर वैक्यूम है, वहां से जहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, वहां से लेके हमारे सिर तक, यहां तक अभी जो प्रेशर है वो कितना है, 1 बार, यहां तक का प्रेशर। डन। अभी हम यहां ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे, तो सपोज ऐसा मैं बोलूं कि माइनर तो माइनर, लेकिन तुम आंसर दे सकते हो, अभी तुम्हारे सिर पर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ग्राउंड लेवल पर, रोड पर जब तुम खड़े होंगे तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एग्जैक्ट बोल रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, सेम होगी या कम होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, ज्यादा होगी। ऑब्वियस है, वैसे तो हम सेम ही लेते हैं, यहां भी 1 एटमॉस्फेयर 1 बार, वहां भी 1 एटमॉस्फेयर 1 बार, ऐसा ही लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो सपोज यहां पर 1.001 होगी, तो वहां पे 1.01 होगी। थोड़ा तो थोड़ा डिफरेंस, 1 ही है, ऐसे देखा जाए तो 1 बार 1 बार, लेकिन 1 के बाद यहां पर 1.001 है, वहां पे 1.01 है। समझ में आ गया? या 1.002 है मान लो, अंडरस्टूड? तो नीचे जा रहे हैं तो क्यों बढ़ गया भाई प्रेशर? क्योंकि ये जो 2 फ्लोर है, वो 2 फ्लोर की भी एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी ना। समझ में आ रहा है? तो हम जैसे जैसे माउंटेन पे चले गए, माउंटेन पे चले गए मतलब ये डिस्टेंस कम हो गया, जो हमारे सिर पर लग रहा है ना एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो कम हो गया, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया माउंटेन पर। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाए, समंदर में जाते गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो सब तो देखा था हमने वो थियरी में भी। अब जैसे एक्चुअल में 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि 1 तो एटमॉस्फेयर ही जितना हुआ ना, तो एक्चुअल केस में 1 से ज्यादा होता है। लेकिन अभी हम बुक के हिसाब से जाते हैं, प्रैक्टिकली 1 से ज्यादा होता है, थियरेटिकली आप बोल जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर रीच हुआ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच हुआ, तो अब ये जो पार्टिकल है किसका, वेपर पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये वेपर पार्टिकल ऐसे धूम करके बाहर निकल जाएगा। ये इसका भी 1 बार से ज्यादा हो गया वेपर प्रेशर। अभी तक तो यहां पानी के ऊपर ही बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हुआ, या 1 एटमॉस्फेयर हुआ, बुक के अकॉर्डिंगली 1 एटमॉस्फेयर हुआ, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हुआ, ज्यादा होगा तो ही ना, उतना ही होगा तो कैसे धक्का मारेगा, ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर, नीचे भी 1 एटमॉस्फेयर, धक्का कैसे मारेगा? नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है तो धक्का मार सकता है। तो ऐसे ही करके, ऐसे जैसे ही 1 बार से ज्यादा हुआ, बाहर 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 बाहर, ये जो बाहर जा रहे हैं ना, वो जो हमें बॉइलिंग होता हुआ दिख रहा है, पानी देखो स्टीम बाहर जा रही है, बॉयल हो गया, ये बॉयल वेपर जा रही है बाहर। बस इतना डिटेल में पढ़ना है साइंस में, अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट हो उसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, तो यहां पर भी वही है। लेकिन एक्चुअली बॉइलिंग में होता क्या है, ये होता है। समझ में आया? कि जो वेपर की पार्टिकल, जैसे कि चाय है, चाय में से तुम्हें ऐसे गर्मा गर्म चाय है, ऐसे धुएं निकल रहे हैं, मतलब वेपर तो वहीं पे है, चाय जो लिक्विड है वहीं पर है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मतलब स्टोव तुम्हें ऑन है और घुमा रहे हो, और तुम्हें धुएं ऐसे मतलब ऐसे स्टीम निकलती दिखाई दे रही है, मतलब क्या, उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि तुम गर्म कर रहे हो, और गर्म करोगे, हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ज्यादा वेपर बनेगी, और ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा प्रेशर हुआ, एटमॉस्फेयर 1 है और ये 1.01 है,
तो ज्यादा वाला तो ऊपर चला जाएगा ना, धक्का मार देगा उसको। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पक्का? यही है हमारा बॉइलिंग। हमें पता तो है कि बॉइलिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बॉइलिंग एक्चुअली हो क्या रहा है ये समझ में आया? बॉइलिंग टेम्परेचर समझ में आया कि ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, क्या है बॉइलिंग फिनोमिनन समझ में आ गया ना? ओके, तो फिर से 2 ही सेंटेंस में हमें पूरा समझा दिया है। देखो, पहला सेंटेंस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर तो है ही पहले से, अभी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा बोल दिया। और दूसरे सेंटेंस में बोल दिया कि ये वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन तुम गर्म करते ही जा रहे हो, और जो प्रेशर पे तुम्हारा प्रेशर, वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो गया, दैट प्रेशर मतलब वो टेम्परेचर, वो प्रेशर तो है ही जब तुम्हारा एटमॉस्फेयर जितना हो गया, वो टेम्परेचर कितना है यहां पर मेजर कर लो। वो टेम्परेचर जो मेजर करोगे वही है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, टेम्परेचर मेजर करोगे वो बॉइलिंग पॉइंट है। यस, क्योंकि बॉइल होना स्टार्ट हो गया ना अब। समझ में आया? ओके, सो देखो, फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। मतलब कि वाटर क्यों 100 डिग्री पे बॉइल होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। और पानी, जैसे कि अभी मैं रूम पर तुम्हारा ये बॉटल है, उसको वैसे ओपन कर दो तो वो जो पानी है उसके ऊपर भी अभी कितना प्रेशर लग रहा है, मतलब अभी तुम ओपन कर दो तो ये बॉटल के ऊपर, जैसे कि अभी पूरा बॉटल तो भरा हुआ नहीं होगा, आधा भरा हुआ है, ये तुम्हारी बॉटल है, तो ये बॉटल है तुम्हारी, ओके, तो आधी भरी हुई है, तो यहाँ पर पानी है और यहाँ पर क्या है? वेपर, उसकी वेपर है, उसकी वेपर है, दिखती नहीं है लेकिन है, ओके। अब वैसे तो यही रहेगी, लेकिन अगर तुमने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये वेपर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। वेपर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बढ़ती गई, वेपर की क्वांटिटी बढ़ती गई, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और वेपर प्रेशर जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर हो गया तो यहां से ऐसे, ओह तेरी बोतल में से धुआं निकल रहा है, तुम्हारा पानी गर्म हो गया, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, चलो। We also learnt in the last section that vapor pressure of the solvent decrease in the presence of non-volatile solute. Figure depicts the variation of vapor pressure of the pure solvent and solution as a function of temperature. कौन सी फिगर है भाई? 1.7 ये वाली, अभी आते हैं उस पर, ओके। For example, the vapor pressure of an aqueous solution of a sucrose is less than that of the less than the 1 bar, okay. In order टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉइल, मतलब क्या बोल रहे हैं? फिर से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज लिया है तुमने, मतलब खांड जो हम बोलते हैं वो सुक्रोज, तो सुक्रोज तुमने लिया हुआ है, उसका वेपर प्रेशर अभी, अगर तुमने ग्लास, वही हमारा एग्जांपल, ग्लास चीनी डाल दी, डिसोल्व कर दी, अब ये ग्लास के ऊपर जहां पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि पानी नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, वहां पर क्या है? वेपर है उसकी, ओके, वो उसकी वेपर है। अब लेकिन वो वेपर प्रेशर कौन सा है? कम है। किसकी कंपेयर में? एटमॉस्फेयर की कंपेयर में वो कम है। अब क्या होगा? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉइल, इट्स वेपर प्रेशर मस्ट इंक्रीज 1 बार, रेजिंग द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगर प्योर सॉल्वेंट होता कौन? वाटर, तो 100 डिग्री पे उसका वेपर का प्रेशर 1 बार हो जाता है, एटमॉस्फेरिक जितना। लेकिन अभी प्योर सॉल्वेंट नहीं है, उसमें हमने सुक्रोज डाला हुआ है, मतलब वही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, ओके, तो वो पकड़ लेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल को और उतने पार्टिकल को ऊपर जाने नहीं देगा। तो जितनी हीट हम पहले सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए दे रहे थे, उतनी ही हीट अगर ये शुगर सिरप जो है, सुक्रोज और वाटर का जो मिक्सचर है, उसको उतनी ही हीट देंगे तो वो बॉईल होगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूट ने पकड़ के रखा है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। डन। तो उसको तोड़ने के लिए, वो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब कि वो अभी क्या होगा? 100 डिग्री से भी ज्यादा डिग्री पर बॉईल होगा। समझ में आया? ओके, सो thus the boiling point of a solution always higher than that of the boiling point of the pure solvent in which the solution is prepared. सिंपल है, समझ में आ गया? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यस। Similar to the lowering the vapor pressure, the elevation of the boiling point also depends on the number of solute molecules rather than their nature. जैसे हमने बात की थी वेपर प्रेशर की, और उसमें मैंने बात किया था क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट।
वैसे ही सेम मैंने बोला था ना कि चारों प्रॉपर्टी पे सेम कंसेप्ट लगेंगे, जेडब्ल्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि सब कुछ सेम, लेकिन किसका बॉइलिंग, अभी हमने क्या बोला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन किसका बढ़ेगा, तो हमने वो क्वेश्चन भी देख लिया ना कि NaCl है, AlCl3 है, BaCl2 है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स पकड़ के रखेंगे सॉल्वेंट को और ऊपर नहीं जाने देंगे। डन। ओके, तो वो तो देख ही लिया हमने, इसलिए बोला है सिमिलर। A solution of 1 mole of sucrose in 1 kg of water boils at 373 मतलब कि 1 atmospheric pressure. Solution of 1 mole of sucrose in 1 kg of water. अच्छा, 1 kg of water लिया तुमने, 1 kg मतलब 1 लीटर, वाटर के लिए kg और वो दोनों सेम है, मास एंड वॉल्यूम। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, वाटर लिया तुमने और उसमें क्या डाल दिया है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के 1 मोल डाले हुए हैं, 1 मोल सुक्रोज डाला हुआ है। तो 1 मोल सुक्रोज मतलब 132 ग्राम डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि 132 उसका मॉलिक्यूलर मास है सुक्रोज का। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब वही हो गया ना, फिर तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मैं अगर दोनों ही सेम हो जाए अगर, तो कितना होगा, मतलब अगर 1 मोल की बात चल रही है, 1 मोल, तो 1 मोल मतलब उसमें कितना मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास जितना। तो यहाँ पे 1 मोल बोले या 132 ग्राम बोले, दोनों सेम ही है। डन। सो इतना होगा, तो वो कितने पे, 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब थोड़ा ही ज्यादा है यार। देखो 1 मोल डाल दिया तो कितना, थोड़ा ज्यादा है, एक्चुअल में 373.15 होता है और 0.52 थोड़ा बड़ा, मतलब 100 डिग्री पे वो भी बॉइल तो होगा ही, लेकिन एग्जैक्ट 100 पानी जैसे नहीं होगा। पहले 2 कंटेनर है, दोनों में एक में है 1 लीटर वाटर और एक में है 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड वाटर, तो पहले वाटर स्टार्ट होगा फिर ये स्टार्ट होगा। डन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। डन। ओके, सो अब देखो क्या है कि सिंपल ग्राफ है, यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर, यहां पर क्या है, टेम्परेचर। हमें पता है कि अगर वेपर प्रेशर की बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और से सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की, वही दो है ना, हाँ वही दो है। ओके, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, क्योंकि उसी की कंपेयर कर रहे थे ना हम, तो हमें पता है प्रेशर प्लेइंग फाइनल्स, प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट डाउन, और ओबी, ओके, दैट इज आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा जा रहा है, किसका, सॉल्यूशन का, किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर में। तो अगर पहले प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करें तो सॉल्यूशन का प्रेशर कम है कंपेयर टू द सॉल्वेंट। डन। तो यहां पर देखो, अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉ किया हुआ ही है। सो क्या बोल रहे हैं हम कि सॉल्यूशन का प्रेशर कम है कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। तो देखो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर दिखाई दे रहा है, नीचे है मतलब ये कम है। डन। कोई एक पॉइंट ले लो जहां से, ये तो तुम्हारा प्रेशर है, तो यहाँ टेम्परेचर से ले लो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सपोज यहाँ पर, ओके, यहाँ पर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर इतना होगा, लेकिन वही टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होगा, हायर। सॉल्वेंट का हायर होगा तो सॉल्यूशन का लोअर हुआ ना, अंडरस्टूड। तो प्रेशर किसका लोअर है, सॉल्यूशन का, तो आ गया सॉल्यूशन का लोअर प्रेशर। अब टेम्परेचर की बात हमने की अभी बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, किसका, सॉल्यूशन का। डन। ओके, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट हायर मतलब नीचे टेम्परेचर है, तो ये नीचे तो आया है तो प्रेशर तो नीचे है, लेकिन वैसे अगर आगे जाए तो आगे किसको दिखाना है, मतलब भले ही ये ऊपर है लेकिन आगे बढ़ता हुआ किसे दिखाना है, टेम्परेचर को। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। तो सिंपली अगर देखो मैं एक कॉमन प्रेशर लाइन ले लूं, तो कॉमन प्रेशर लाइन ले ली, अभी कॉमन प्रेशर लाइन में मतलब ये प्रेशर है दोनों के लिए, सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर सॉल्वेंट है, ओके, फॉर द सेम प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अकेला सॉल्वेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, सिर्फ पानी है तो कम होगा। और अभी हमने बोला कि सुक्रोज प्लस वाटर होगा तो ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, तो वो ज्यादा होगा मतलब टेम्परेचर यहां आ गया। तो टेम्परेचर किसका, सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया मतलब ये टीबी, और ये टीबी नॉट क्या है, सॉल्वेंट।
टीबी नॉट सॉल्वेंट, बॉइलिंग, टीबी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, नॉट मतलब सॉल्वेंट का, और विदाउट नॉट मतलब सॉल्यूशन का। डन। तो ये टीबी एंड टीबी नॉट, और यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, यहाँ पर भी तुम्हें बोल देना है कि सॉल्वेंट ये है, सॉल्यूशन ये है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट्स इट। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस। अकेले सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट एंड और से सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर, वो दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर का क्या डिफरेंस, दैट इज डेल्टा टीबी। डन। ग्राफ समझ में आया? पक्का? सिंपल ही है, राइट? ओके। सो ये था हमारा टेम्परेचर। अब उसका भी हमें पर्टिकुलरली फॉर्मूला है, आगे अभी देखते हैं। ओके। सो चलो, सो ये हमने देख लिया। नाउ लेट टी नॉट बी be the boiling point of the pure solvent, okay, and TB is the boiling point of the solution. Done. Increase in the boiling point, हमें पता ही है कि ज्यादा boiling point किसका होगा? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का ना, ओके। सो सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, मतलब TB is greater than TB नॉट, ये तो हमें पता ही है। तो फिर दोनों का माइनस करते, TB माइनस जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। कौन से टेम्परेचर का डिफरेंस है? बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है। डन। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। उल्टा ना मत लिख देना, नहीं तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बढ़ गया ना। ये नॉट वाला किसका है? सॉल्वेंट का, और ये किसका है? सॉल्यूशन का। डन। ओके, तो ये बढ़ गया। नाउ एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। देखो क्या, अब सिंपली एक्सपेरिमेंट, ये तो हमने देख लिया। अभी एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। मोलालिटी लास्ट वाला, ओके, कॉन्सेंट्रेशन में लास्ट वाला मोलर। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। डन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? फॉर्मूला क्या था हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1 मोलर। डन। ओके। सो क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हमारा आया, बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल m है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। डन। ये किसने बोला? भाई एक्सपेरिमेंट करके पता चला। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करके पता चला। अच्छा, तो अब डेल्टा टीबी इसको हटाना है तो इक्वल टू रखना पड़ेगा, इक्वल टू रखा तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और यहां पर m तो है ही। अभी कांस्टेंट रखा, ये क्या चल रहा था? अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो कांस्टेंट को भी हम बोल देंगे कि भाई बॉइलिंग कांस्टेंट। डन। अब ये बॉइलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी सबके लिए सेम होती है, याद रखना क्या बोल रहा हूं। ये जो बॉइलिंग कांस्टेंट मतलब क्या? सबके लिए सेम। सबके लिए सेम मतलब क्या है? कहने का मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो। क्या कि मैंने 3 सॉल्यूशन बनाए, अभी वो देखा था ना हमने, NaCl, BaCl, 2Ac, 3 सॉल्यूशन बनाए। सब क्या है? मोलर। सॉल्यूट कितना है? 1 मोलर, मतलब सेम। याद रखोगे या फिर से ड्रॉ करो? 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। नाउ 1 मोलर क्या डाल दिया? सॉल्यूट NaCl, 1 मोलर BaCl2, 1 मोलर AlCl3, बन गया तीनों। अच्छा, अब ये जो तीनों बन गया है उसमें हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा? अप जाएगा। ये तो हमें पता है, बॉइलिंग पॉइंट तो अप जाएगा, लेकिन कितना अप जाएगा वो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आंसर AlCl3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो Kb है कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगा मतलब क्या? ये जो डेल्टा T है ना, डेल्टा T
टेम्परेचर का डिफरेंस वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब अकेला सॉल्वेंट हो तो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है। तो अब तुम क्या डालोगे, 1 मोलर NaCl डालो, 1 मोलर BaCl2 डालो, या 1 मोलर क्या डाल दो, AlCl3 डाल दो। 1 मोलर मतलब 1 मोलर M आ गया। और मैं क्या बोल रहा हूं कि डेल्टा TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस। सो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस मतलब एक तो बड़ा तो कौन सा होगा, सॉल्वेंट का, दूसरा किसका होगा, सॉल्यूट का। तो ये क्या है, केबी मतलब कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब कि अगर ऐसा समझो टेम्परेचर डिफरेंस है तो सेम रहेगा मतलब यहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T आया 3, फिर यहां पर भी डेल्टा T आया 3 और यहां पर भी आया 3। अंडरस्टूड? ओके, तो आगे हम देखेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया। ओके, और इसके ऊपर से एक ट्रिक। ओके, कभी भी पूछे डेल्टा T क्या होता है तो तुम पूछना कैम, ऐसे तुम ये कैम मतलब ये। ओके, ऐसे हमें याद दिखाया था सर ने ही। ओके, ये जो वो ऐसे भी सब कोई सीखता ही है। ओके, शायद जैसे मैंने आज तुम्हें अभी बताई प्लेइंग फाइनल्स एंड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, ये मैंने खुद बनाई है। ओके, बट जो मैंने नहीं बनाई तो नहीं बनाई, मैंने भी सीखी है। ओके, बनाई मतलब क्या, कुछ मेरे पास नॉलेज होगा तभी तो भगवान की कृपा से बन रहा है, अदरवाइज तो सब सीखते ही है। ओके, तो मुझे जो भी सब कुछ आता है थैंक्स टू माय टीचर्स। ओके, एंड साथ साथ में पढ़ते रहते हैं, गॉड ग्रेस की वजह से चलता रहता है। ओके, चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है कि डेल्टा T बराबर, कोई भी पूछे बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस कैम। ओके, कैम मतलब K और M, कैम। वैसे ही अभी फ्रीजिंग पॉइंट का भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस फिर से कैम। तो यहां पर K भी है, वहां पे K फ्रीजिंग पॉइंट का KF आ जाएगा बस। लेकिन तुम्हें तो पूछना वही है कैम, कैम भाई। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है कैम, मैं क्यों बताऊं। ओके, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारा पता चल गया। हियर M इज द मोलालिटी, इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 kg solvent. Kb is called the boiling point elevation constant or molar elevation constant. Okay, boiling point elevation constant or molar elevation constant, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये याद रख लेना। ब्यूलोस्कोपिक मतलब ये ई साइलेंट जनरली प्रोनाउंस होता है, ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एमसीक्यू में शायद पूछ ले कि ये क्या है, तो भाई वो कुछ नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को ही बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। जनरली मैं प्रोनाउंस भी कम करता हूँ, सो मैं भी अभी वही बोल रहा हूँ कि क्या बोले भाई, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, व्हाटएवर, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है वही है बुलियो, स्पेलिंग याद रख लेना, बुलियोस्कोपिक, ई साइलेंट। ओके, वो जिस अभी तो क्या है, इंग्लिश में भी अलग अलग होता है, कभी जो साइलेंट बोलते थे अब साइलेंट नहीं है। ओके, जैसे हम पढ़ते थे ना इंग्लिश, जब मैं स्कूल में था तो हम बोलते थे विसल बोलते, सीटी मारने को क्या बोलते थे, विसल। अब क्या बोलते हैं पता है, विस्टल। हाँ, अभी इंग्लिश में सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, विस्टल। ये टी बोलना है। अभी जब हम पढ़ते थे तब अगर टी बोलते थे तो डंडा पड़ता था, भाई टी साइलेंट है, और अब बोलते हैं बोलना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ये तो अभी याद आया वो बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो प्रोनाउंसिएशन जब हम करते थे, हम तो ऐसे ही कर देते थे, तब वो गलत था, और आज वही सही है। और जो हम करते थे वो गलत हो गया। सो वैसा होता रहता है, इंग्लिश में बहुत चेंजेस है इस तरीके से। तो हमारी लैंग्वेज मतलब अच्छी है, हमारी लैंग्वेज में ऐसे चेंजेस नहीं देखने को मिलते, जो प्रॉपर है वो प्रॉपर है। ओके, चलो, हाँ, सो कहाँ गए हम, ये रहे द यूनिट केबी। ओके, के की प्रति मोल, ऐसे हमें सिखाते थे क्या, के की प्रति मोल, के की मतलब केल्विन किलोग्राम पर मोल, प्रति मतलब पर। ओके, सो के की पर मोल, के की मतलब किलोग्राम, के मतलब केल्विन, केजी मतलब किलोग्राम पर मोल। क्यों ऐसा आया भाई, देखो ना, ये क्या है डेल्टा टी, ये क्या है एम। अब ये कांस्टेंट का निकालना हो तो ऊपर क्या है, केल्विन, नीचे क्या जाएगा, ये एम मास नहीं है। ये मोल है, मोलालिटी, मोलर लॉ मतलब क्या, मोलर लॉ मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसीलिए ये सॉल्वेंट ऊपर गया, मतलब यहाँ पर केल्विन तो है, साथ में क्या आ गया केजी, ये ऊपर गया ना, और नंबर ऑफ मोल्स नीचे ही रह गए, नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसके लिए लिखा हुआ है मोल्स। डन। तो के की पर मोल समझ में आ गया। यूनिट भी पूछते हैं कई बार, तो के बी का यूनिट केल्विन केजी पर मोल। ओके, कैसे आया, डेल्टा टी इज इक्वल टू केम। ओके, सो केम मतलब यहाँ पे के बी बोलो तो यहाँ बी, यहाँ एफ बोलो तो एफ, लेकिन के इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा टी बाई एम, और डेल्टा टी क्या है केल्विन, और एम क्या है, एम है हमारा नंबर ऑफ मोल्स एन डिवाइडेड बाई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास, राइट। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के मास का यूनिट केजी और मोल्स है तो मोल्स, तो आ गया ना के की पर मोल्स। डन। तो के की पर मोल। डन, अंडरस्टूड, सिंपल है। नाउ आगे वैल्यूज ऑफ केबी फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स गिवन है हमें टेबल में। टेबल देख रहे क्या, 1.3 कहाँ पे है, 1.3 भाई साहब कहाँ पे 1.3, ये रहा, ये हाँ ये रहा। सो देखो क्या है हमारा के की पर मोल, तो देखो वाटर है, ओके, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये रहा बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ओके, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफपी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 373.15 तो पता ही है ना वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 351, देन साइक्लोहेक्सेन का 353.74, ओके, और ये कांस्टेंट मतलब केबी पर केल्विन मतलब केल्विन केजी पर मोल, ओके। तो उसका बताया गया है, देख बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, केल्विन में, ये उल्टा मत पढ़ लेना कि पर केल्विन है, पर बॉइलिंग पॉइंट का यूनिट है केल्विन, और यहाँ पे केबी का यूनिट है के केजी पर मोल। तो केबी की वैल्यू देखो, डिफरेंट वैल्यूज केबी की हमें गिवन है। डन, ओके, सिर्फ देखने के लिए है, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। ये क्या है, एफपी और के कहाँ है वो उसमें फ्रीजिंग पे आते हैं, रुको बॉइलिंग तो खत्म होने दो। ओके, हाँ, सो यहाँ पहुंच गए हम, ओके, ये देख लिया पूरा। अब मोल अलग, तो ये तो अभी तो निकाला हमने, क्या मोलर मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो वो अगर फॉर्मूला हम रख दे, ओके, एम का फॉर्मूला अगर रखते हैं, मोलर का फॉर्मूला, चल भाई जल्दी। सो एम का फॉर्मूला हमारा क्या है, अभी लिखा ना मैंने, फिर से लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मोलालिटी के डेफिनेशन इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास में वैसे ही लिखता हूं क्योंकि बहुत स्मॉल है और वो हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का है, क्योंकि उसके मोल्स है तो उसका ही होगा, ये भी सॉल्यूट का और ये भी किसका, सॉल्यूट का। ये ऊपर, उसके नीचे ये था, तो भाई नीचे था मतलब ये नीचे नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। डन। और वो किसमें है, केजी में। डन। तो ये हमारा फॉर्मूला, और मैंने तुम्हें याद रखवाया था वो मोलर का फॉर्मूला, क्या, वेट, ये मास है, वेट अपॉन molecular mass into 1000 upon mass of the solvent, mass of the solvent in gram के mass किसका, solvent का, और ये किसका है, solute का, ओके, बट ये किसमें है, ग्राम में। तो ये मैंने तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखवाया था, क्यों, क्योंकि हम ग्राम में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं तो 1000 पहले से ही लिख दिया, और बुक के अकॉर्डिंगली ये रहा, तो यहाँ पे केजी है, केजी का ग्राम में करोगे वापस 1000 लिखना ही पड़ेगा, ओके। कोई भी एक ही याद रखना, कंफ्यूजिंग मत करना, और दोनों याद रह जाए और अच्छे से तो वेल एंड गुड, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या आ गया, m इज इक्वल टू, ये 1000 आ गया, मतलब अब हम मास किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे, आया इसलिए, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला ये रहा, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये दोनों ग्राम में है, गिवन मास किस में आएगा, सपोज ग्राम में, ये भी किस में आया, सपोज ग्राम में, लेकिन ये भाई साहब तो केजी में है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली,
अंडरस्टूड? ओके, सो 1 kg, सो इसीलिए 1000 W2 सॉल्यूट का मास, तो ये रहा सॉल्यूट का मास, देन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, W 1000 बाय दिस, अभी W2 अपॉन W1, तो ये दो बार क्यों लिखा है, ये 1000 W2, ये रहा 1000 W2, हाँ सही तो है, डन, 1000 W2, ये 1000 और ये W2, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी 2, मतलब M2, कैपिटल M2, और वो W1, डन। ओके, तो सेम फॉर्मूला है, नोटेशन जो हम यूज करें उसके अकॉर्डिंगली, सो M का ये फॉर्मूला है। अभी M का फॉर्मूला हम अगर डाल दें, ओके, M का फॉर्मूला अगर हम डाल दें तो क्या था, डेल्टा T बराबर केम, ओके, ये केम था, तो ये M को फॉर्मूला डाल दो, तो M का फॉर्मूला अगर डाल दे, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे T और यहाँ पर B और यहाँ पर B, और मोलर की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स, मतलब क्या था कि मास ऑफ द सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ द सॉल्यूट, देखो मोलर की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, m इज इक्वल्स टू, बुक के अकॉर्डिंगली, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट को वो W2 बोलते हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो उसको वो M2 बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, और ये ग्राम में 1000 आ गया, मतलब ग्राम में। डिट्टो ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू रख देंगे तो W2 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें से वो पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, M2 फाइंड करो, क्या फाइंड करो, M, तो M2 को ले आओ भाई, M2 इज इक्वल टू, M2 ऊपर चला गया तो डेल्टा T भी नीचे आ गया, तो देखो K भी आ गया, फिर W2 आ गया, फिर 1000 आ गया, नीचे डेल्टा T भी आ गया और W1 आ गया, खत्म। जो पूछे वो, M2 पूछे तो M2, W1 पूछे W2 पूछे, ऐसे तो पूछेंगे नहीं, W2 पूछ ले या तो M2 पूछे, W1 तो पूछेंगे, वो तो गिवन ही होगा सॉल्वेंट, डन। तो ये रट्टा नहीं मारना है, हमें पहले से ही याद है, ओके, क्या याद है, मोलल की डेफिनेशन, मोलालिटी की डेफिनेशन याद है, नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन याद है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डन। तो उसी से ये पूरा फॉर्मूला आ गया। Thus, in order to determine M2 molar mass of the मोलर ल आता है, ये मोलर लिखा हुआ है, मतलब ये जो है ये मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं ऑफ द सॉल्यूट, नोन एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन अ known mass of the solvent, and delta TB is determined experimentally for a known solvent whose Kb value is known, मतलब जिसकी Kb वैल्यू known हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना है, तो अभी हमने टेबल देखा ना एक्सपेरिमेंटली, तो जिसकी Kb वैल्यू फाइंड हो उसकी वैल्यू रख दो तो डेल्टा T मिल जाएगा, डन। उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल साथ में ही ले लेंगे, लेकिन ये पूरा बॉइलिंग वाला ग्राफ एंड बॉइलिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। हमें पता तो था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वो तो हमें पता था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, बढ़ेगा। फाइनल प्लेइंग फाइनल, तो प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जा रहा है सॉल्यूशन का कंपेयर टू द सॉल्वेंट, एंड आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट अप जा रहा है सॉल्यूशन का, किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर में। ये तो हमें पता था अप जाने वाला है, पता था, लेकिन अभी हमने मतलब पता किया कि कितना अप जा रहा है, तो डेल्टा TB फाइंड किया, तो सॉल्यूशन, और फिर वो ग्राफ भी देखा ये वाला, ओके, तो ये ग्राफ देखा, और ये जो डेल्टा T है उसके बारे में, डेल्टा T बराबर कैम, वही क्वेश्चन पूछना है कैम, तो ये कैम आ गया, ओके। अभी फ्रीजिंग पॉइंट में भी कैम ही पूछना है, डेल्टा T इज इक्वल टू कैम, तो वो डायरेक्टली तुम कैम पूछोगे तो वही आ जाएगा, जहां जहां पे B था वहां पे F, डिट्टो सेम, जहां पे B था वहां पे F, मतलब के डेल्टा T का तुम्हारा ये फॉर्मूला है, मैंने कॉमन ही लिखा है, देखो यहाँ B लिख दूं तो ये हो गया, यहाँ F लिख दूं तो F हो गया, अंडरस्टूड, ओके, पक्का, दैट्स इट। तो फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर दो बाकी है, वेपर प्रेशर हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दो कौन से बाकी है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दो बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा, ओके।